क्लास 7 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था चैप्टर स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट्स के मोस्टली हमने क्वालिफिकेशंस टू बी अ मेंबर ऑफ एमएलए, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट असेंबली, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से भी कहा जाता है और विधानसभा के नाम से भी कहा जाता है ऐसे। तो फंक्शंस एंड पावर्स एंड फंक्शंस की जो स्टेट असेंबली है क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले जो होता है असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव जो पावर्स है उसके, तो वो क्या है सबसे पहले, दैट इज़ लॉ मेकिंग, उससे लॉ बनाना है, फाइनेंशियल मनी मैटर को कंट्रोल करना है एंड मॉनिटर करना है कि जो काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो वर्क पूरा प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इसकी जो 3 इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है लॉ मेकिंग, सेकेंड इज फाइनेंशियल मीन्स मनी मैटर्स को कंट्रोल करना है एंड मॉनिटर द वर्क विच हैज़ बीन डन बाय द पीपल, दैट इज़ बाय द अदर मिनिस्टर्स, कि वो वर्क कम्प्लीटली फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे, उसको फॉलो करना है। नाउ स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस एंड पावर विद सब हेडिंग। तो सब हेडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव जो है, सबसे पहले द असेंबली मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स, मीन्स ओवर योर सब्जेक्ट मीन्स कि ऑन विच टॉपिक, जो भी है टॉपिक मान लीजिए, जैसे आपके सब्जेक्ट से अलग अलग है, साइंस है, हिस्ट्री है, जियो है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, तो उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टॉपिक होती है जिसके बेस पे हमें उसके ऊपर डिस्कस करना पड़ता है, उसके ऊपर रूल्स बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका सब्जेक्ट्स हो गया, किस बेस पे व्हाट मेन इशू क्या है, उसका मेन जो सब्जेक्ट्स लेंगे उसके ऊपर जो डिस्कशंस होगा वो क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कि एजुकेशंस को ले लेते हैं, एजुकेशंस, ठीक है, तो एजुकेशंस हो गया, अब ये इसके ऊपर हमें न्यू, जैसे अभी न्यू रूल्स फॉलो होने वाली है, मे बी विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी और शुरू हो जाएगा। तो दैट वाज द सब्जेक्ट विच ऑन विच द रूल्स हैज़ बीन मेड। तो कौन सा सब्जेक्ट हुआ, एजुकेशन हो गया। तो इसी तरह से देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसके बेस पे हमारी गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाती है। सो द असेंबली मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड टू देम, जो भी सब्जेक्ट्स उनको प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर, बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो जो लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स कम होती है कंपेयर टू किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये मोर पावरफुल है देन स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसी तरह से अब स्टेट गवर्नमेंट में जो भी उनके पास पावर्स है, उसी पावर्स के बेस पे वो लॉ बनाएंगे और वो लॉ इम्प्लीमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंदर। कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, स्टेट में ही लागू होगा। जो स्टेट अलग अलग स्टेट्स है तो अलग अलग स्टेट्स अपने अपने रूल्स बनाएंगी। तो इसी हिसाब से यहाँ पे कहा गया है कि इट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू देम कि हाउ मेनी पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट इज़ हैविंग, उनके पास कितना पावर है, उसी के बेस पे वो रूल्स बनाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे पुलिस जो आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना पुलिस होता है। ठीक है, अब वहीं पर एक एग्जांपल देती हूँ मैंने, डिफेंस जो है, अब ये डिफेंस जो है, यहाँ पर ये डिफेंस जो है किसी स्टेट का नहीं होता है, किसका होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स नहीं बना सकती, वो इसके ऊपर रूल्स नहीं बना सकती। तो किसके ऊपर बनाएगी, पुलिस के ऊपर, क्योंकि ये पुलिस जो है किसका है, किसके अंडर आता है, स्टेट के अंदर आता है। पब्लिक हेल्थ, हर स्टेट का अपना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। फिर लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सिटीज़ एंड विलेजेस के लिए। और एग्रीकल्चर, हर स्टेट में अपना अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम करती है। तो इसके ऊपर वो रूल्स बना सकती है। ठीक है ना, नेक्स्ट मूव करते हैं फाइनेंशियल्स। तो हेडिंग क्या हमारा, सब हेडिंग है फाइनेंशियल। तो द असेंबली पासेस मनी बिल और प्रपोजल रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट
imposing regulations and repealing of taxes along with fixing the salaries of the member of state legislature. Now, what is bill? The first of all, any law, जब हम सुनते हैं कि लॉ पास हो गया, लॉ जो है वो बन रहा है, तो जब तक ये लॉ पास नहीं होता है और पार्लियामेंट के अंदर, मतलब पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट पार्लियामेंट दैट इज स्टेट असेंबली के अंदर, या फिर सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, स्टेट में उसको बोलता है असेंबली, बोला जाता है स्टेट असेंबली। तो इसके अंदर जो भी रूल्स पास नहीं होती दोनों में ही, तो उसे हम लोग बिल्स के नाम से बोलते हैं, बिल्स। जब ये पास हो जाती दोनों हाउस से, मतलब लोकसभा या राज्यसभा या फिर अपर हाउस बोलो या फिर लोअर हाउस बोलो, कॉमनली जो होता है ये अपर हाउस लोअर हाउस सेंट्रल में भी बोलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी बोलते हैं। तो दोनों में अगर पास आउट हो जाती है, फिर इसको साइन करता है सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर और स्टेट के अंदर गवर्नर साइन करता है, तब वो बिल जाके क्या बनती है, लॉ बनती है। तो जब तक वो बिल, जब तक उसकी डिस्कशन चलती है, जब तक वो प्रोसेस में होता है, तो उसको बिल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो लॉ बन जाता है। तो इसी तरह से कि फाइनेंशियल से रिलेटेड कि कितनी हमें ज़रूरत है स्टेट के अंदर गवर्नमेंट को, क्या क्या इम्पोज नया कुछ लागू करवाना है, कुछ मनी मैटर से रिलेटेड है, या फिर किसी में टैक्स को रिमूव करना है, टैक्स इंक्लूड करना है, सैलरी जो होती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो जितने गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनकी सैलरी कितनी है, कितना बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ये सारा मैटर जो है डिस्कस होता है और उसे कहा जाता है फाइनेंशियल पावर। तो वो कहाँ होती है, स्टेट असेंबली के अंदर होती है। फिर आता है नेक्स्ट, थर्ड है मॉनिटरिंग। तो हमने देखा था 3 इंपॉर्टेंट पावर्स जो था, तो अब थर्ड आ गया मॉनिटरिंग करना। तो मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, पे देखना, द असेंबली मॉनिटर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो असेंबली क्या करती है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि स्टेट के अंदर जो एमएलए है, एमएलए जो लीडर्स जीते, जो मेजोरिटी जीत के सबसे ज़्यादा वोट जो जीता उसने गवर्नमेंट बनाया, वो एमएलए बने। तो एमएलए के जो मेजोरिटी जो होते हैं, मेजोरिटी, ठीक है, जिसको मान लो कि 70% वोट्स मिल गए और किसी को 30%, ठीक है, अदर्स, यहाँ पे अदर्स लिखते हैं, अदर्स को 30% वोट मिले, तो यहाँ भी ये पास, ये मतलब ये फेल नहीं है, ये पास है, बट परसेंटेज कम है। ये पास है, इनका परसेंटेज ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले जो परसेंटेज वाले होते हैं उसे हम बोलते हैं विनर। मतलब ये भी, दो ही इज़ नॉट लूजर, 30% इज़ नॉट लूजर, बट मेजोरिटी जो है 70% इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 70% को क्या दिया जाएगा, 70% वाले को दिया जाएगा गवर्नमेंट को रन करना। तो गवर्नमेंट जो रन करेगा, कौन, गवर्नमेंट को रन करता है 70% वाला, ठीक है। अब 30% जो है वो, इसका मतलब नहीं कि वो पार्लियामेंट में, असेंबली में नहीं रहेगा, वो असेंबली में रहेगा। इसे हम लोग बोलते हैं अपोजिशन, ठीक है, इसे अपोजिशन के नाम से कहा जाता है। तो इसका काम ही होता है अपोज करना, हमेशा कोई भी चीज़ों को वो हमेशा टच करते, देखते, लुक, मॉनिटर किया जाता है कि जो गवर्नमेंट को रन करने वाला जो 70% है वो सही काम कर रहा है या गलत। तो इसको देखने के लिए कौन है वहाँ पे, 30% वाला, क्योंकि उनका कोई काम तो है नहीं, रन गवर्नमेंट कोई और कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, तो इनके ऊपर लुक, मॉनिटर करने का काम बहुत है। तो इससे क्या होता है, हमारे लिए, जनता के लिए फ़ायदा हो जाता है कि वो जनता को बताते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो सही काम कर रहे या नहीं कर रहे, गलत कर रहे। तो यहाँ पे अब मान लेते जो हमारा मॉनिटर वाला एमएलए जो है, जो 70% वाले हैं, इनमें से वो क्या करेंगे, इनमें से एक, किसी एक को वो चूज़ करते हैं, इनमें से किसी एक को चूज़ किया जाता है एज अ लीडर, टीम लीडर, ठीक है। उस टीम लीडर को नाम दिया जाता है सीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर। सीएम दिया गया, सीएम जब बन गया तो सीएम के बाद सीएम जो है वो अपनी एक टीम बनाएंगे, उस टीम के अंदर कितने लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे 70% बहुत ज़्यादा है, लेकिन 70% सभी लोगों को हम लोग इम्पोर्टेंट पोस्ट नहीं दे सकते। तो वहाँ पे लीडर जब चूज़ कर लिया गया, सीएम चूज़ कर लिया गया, तो सीएम फिर इन्हीं 70 में से किसी जो परसेंटेज हो गए, मान लो 20% पीपल्स को उन्होंने सेलेक्ट किया टू बी एज हिज टीम लीडर, तो उसको नाम मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है किसने फॉर्म किया, सीएम ने फॉर्म किया। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम, चीफ मिनिस्टर, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, गवर्नमेंट को रन करेंगे। बाकी जो है बच गए, दे विल असिस्ट, वो सभी इन सभी को असिस्ट करेंगे, बट डिसीजन लेने का काम ये लोग करेंगे। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी
इम्पोर्टेंट अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलता है। जैसे मान लेते हैं फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स, ये अलग अलग काम होते हैं। तो इनके ऊपर नज़र रखने के लिए कौन है वहाँ पे? 30% अपोजिशन वाले जो हैं, है ना, अपोजिट पार्टी, अपोजिशन मतलब जो 30% वाले थे। तो यहाँ पे इनका काम ही था इनको लुक करना, मॉनिटर करना, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं करना, उनके ऊपर क्वेश्चन करना, क्योंकि अगर ये गलत करेंगे तो जनता को हमें बताने के लिए वो बैठे हैं, फिर ताकि जनता जो है, पीपल्स जो है वो एक्टिव हो जाए और उनको लगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर रही है। तो फिर क्या होगा? उन्हें पता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में ऐसे वोट नहीं मिलेगा, मे बी जो 30% वाले हैं वो जीत जाए और उनको 70 हो जाए। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द असेंबली मॉनिटरिंग द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की मॉनिटरिंग कौन करता है? जैसे बताया हमने, जो अपोजिशन वाले बैठे हैं वहाँ पर। बाय एनालाइजिंग द पॉलिसीज़, वो पॉलिसीज़ को देखते हैं सही से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाया, काम सही कर रहे हैं, पॉइंट आउट करते हैं कोई भी पॉलिसीज़ के ऊपर। फिर असेंबली कैन ऑल्सो मेक द काउंसिल्स रिज़ाइन। अगर उसने देखा कि काम सही नहीं हो रहा तो वो लोग क्या करेंगे? इनके ऊपर वोट आउट करेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, ये एक प्रोविजंस होती है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर है कि अगर हमारी रूलिंग पार्टी सही से काम नहीं करती है तो पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके एक प्रोविजंस होगा, उसमें लोग वोट देंगे। असेंबली में जितने लोग हैं, और मान लो 2/3 मेजोरिटी ने, 2/3 लोगों ने उसको वोट दे दिया नेगेटिव के लिए कि हमारी ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, तो पूरी मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को, सभी को रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारे लिए काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें पता है। तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि वो अच्छे से काम करें, नहीं तो उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर लुक किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट 3 फंक्शंस है जो परफॉर्म करती है असेंबली। द स्ट्रेंथ एंड टर्म्स, तो इनकी स्ट्रेंथ कितनी है और टर्म्स कितना है कि कितने समय तक के लिए वो रूल करते हैं। द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट एक्सीड 500। तो उसकी मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर? तो ईच मेंबर मतलब ईच एरिया, याद होगा हमने डिस्कस किया था, ईच एरिया, जितने सारे एरियाज होंगे डिवाइड करने के बाद, तो हर एरिया के लिए कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? 1-1। तो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट तो कहा गया कि उसमें 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड मतलब ज़्यादा, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। वाइल मिनिमम कितना है? इट शुड नॉट लेस दैन 60। क्यों ऐसा है? यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि हर स्टेट का पॉपुलेशन जो है इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर पॉपुलेशन जो है, हर स्टेट की पॉपुलेशन इक्वल नहीं है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है, किसी में एवरेज है। तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस में ये लिखा गया है दैट शुड नॉट मोर देन 500 और नॉट लेस देन 60, ठीक है, इतना होना चाहिए। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गोवा, मिजोरम एंड सिक्किम, ये इनकी केस अलग है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इसके लिए एक्सेप्ट इन 3 को छोड़ के, गोवा, मिजोरम एंड सिक्किम को छोड़ के, बाकी सभी स्टेट असेंबली के अंदर जो बोला गया है उतना ही होना चाहिए, नॉट लेस देन 60 एंड नॉट मोर देन 500। फिर ये जो इलेक्शन होती है कितने टर्म के लिए चूज़ करते हैं मेंबर्स को? 5 ईयर्स के लिए चूज़ किया जाता है। However, it can be dissolved before the completion of 5 years by the governor. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले ही वो गवर्नमेंट जो है, रूलिंग पार्टी, उन्हें वो डिज़ोल्व हो सकती है, गवर्नर उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर अकेले नहीं करेगा, असेंबली अगर उनको बोलती है, क्योंकि असेंबली में क्या होगा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा। तो यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये जो है प्रोविजंस अगर पास हो जाता है असेंबली के अंदर, और कितने लोग वोट दे देते हैं? 2/3 अगर लोगों ने वोट दे दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके, तो वो गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो जाती है। और डिज़ोल्व कौन करता है? गवर्नर अनाउंस करता है। तो इसी तरह से 5 ईयर्स से पहले ही वो न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी। अब हम शुरू करेंगे
लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या है ना? लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द अपर हाउस। तो अभी हमने डिस्कस जो किया था वो लेजिस्लेटिव असेंबली था, है ना? तो एम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एल फॉर लेजिस्लेटिव और असेंबली, तो एमएलए हो गया शॉर्ट फॉर्म। तो हम जिसको वोट देते हैं डायरेक्टली, जनता जिसे वोट देती है स्टेट के अंदर, वो एमएलए होता है। अब यहाँ पे काउंसिल का फॉर्म क्या आएगा? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये हो गया हमारा लोअर हाउस। लोअर हाउस जिसे बोला जाता है, MLC को बोला जाता है अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस। नाम सुन के लगता है कि अपर हाउस इज़ मोर पावरफुल देन द लोअर हाउस, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका रिवर्स है, ऑपोजिट है। अपर हाउस इज़ नॉट हैविंग पावर एज कंपेयर टू द लोअर हाउस। लोअर हाउस इज़ मोर पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। मान लो बहुत सारे स्टार्स लगा दो, 3 स्टार्स, इसके पास अगर है तो 1 स्टार्स है, तो यहाँ पे 4 स्टार्स दे दो, यहाँ पे 1 स्टार दे दो, तो ही हु इज़ मोर पावरफुल? लोअर हाउस इज़ मोर पावरफुल। वाई? बिकॉज लोअर हाउस इज़ बीन चूजन बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री। उसे वोट किसने दिया था? जनता ने दिया था। और हमने काउंसिल्स को वोट नहीं दिया था। काउंसिल्स की वोटिंग होती है इनडायरेक्ट। इसकी वोटिंग कैसी होती है? इनडायरेक्ट होती है। मतलब हमने जिसको वोट दिया था उन्हीं में से, मतलब इलेक्टेड हो गए, हमने वोट दिया था वो इलेक्टेड हो गए, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म हो गए। अब वो रिप्रेजेंटेटिव आपस में वोट करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। मान लेते हैं आपकी क्लास में, स्कूल्स के अंदर, हर क्लास के अंदर, ठीक है, मान लो इतने सारे क्लासेस 1 2 3 करके इस तरह से, ये 6 हो गए, ये 9 हो गए, ये 10 हो गए, 9 हो गए, ये 12 हो गया। ठीक है, अब इतने सारे जो है, अब यहाँ पे क्लासेस हैं, हर क्लासेस का एक एक मॉनिटर होगा। अगर सेक्शन हो गए तो अलग होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक एक सेक्शन ही है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉनिटर्स कितने हो गए? 12 मॉनिटर्स हो गए। तो हमने कितने को वोट, यहाँ पे क्लास, हर क्लास में वोटिंग हुई होगी, मान लेते हैं। वोटिंग के थ्रू अपने अपने मॉनिटर्स को उन्होंने चूज़ किया होगा। तो चूज़ करने के बाद मान लिया यहाँ पे सारे लोगों ने अपने क्लास में मॉनिटर्स को चूज़ किया। भले उस क्लास में मॉनिटर्स के लिए अलग अलग लोग खड़े होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, एंड चूजेस ओनली 1। तो हमने 1 मॉनिटर्स ही चूज़ किया। तो टोटल नंबर ऑफ मॉनिटर्स इन ऑल द क्लासेस इंक्लूडिंग फ्रॉम 1st to 12 मॉनिटर्स वी आर हैविंग इन द स्कूल, इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्लासेस, अपने अपने क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी नीड 1 एज द हेड ऑफ द मॉनिटर। तो व्हाट वी विल डू? तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऑलरेडी जो है 12 मॉनिटर्स इलेक्टेड हो चुके थे, जहाँ पे आप लोगों ने, अपने अपने क्लास के बच्चों ने उनको वोट दिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? जो 12 मॉनिटर्स है, M4 मॉनिटर्स कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? 12 मॉनिटर्स अब ये आपस में वोटिंग करेंगे, एक दूसरे को वोटिंग करेंगे। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स जो है, क्लास के स्टूडेंट्स वोट नहीं करेंगे, ये 12 मेंबर्स जो है आपस में वोटिंग करेंगे। और इसकी वोटिंग्स जो होती है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोटिंग किसी जिसको मिलेगा, द पर्सन, द स्टूडेंट विल बिकम द हेड ऑफ द मॉनिटर। ठीक है, उसका वो लीडर बन जाएगा, भले वो क्लास 10th का हो, भले वो क्लास 12th का हो, किसी का भी हो, इसी तरह से वो बन जाएगा हेड ऑफ द मॉनिटर। तो इसी तरह से ये हो गया, जहाँ पे हम लोगों ने वोटिंग नहीं की, स्टूडेंट्स ने वोटिंग नहीं की, वोटिंग ऑलरेडी हो चुका था, यहाँ पे उन्हीं में से वापस इनके बीच में वोटिंग हुई, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, ये इसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट। तो उसी तरह से कंट्री के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी, स्टेट काउंसिल्स में भी वही होता है। हमने लोकसभा के लिए, एमएलए के लिए वोट दे दिया। अब एमएलए जो हो गया वो हो गया लोअर हाउस, लोअर हाउस हो गया, ठीक है, लोअर हाउस हो गया। अब एमएलसी, एमएलसी के लिए जो वोटिंग होगा वो एमएलए के बीच में ही होगा, और उसमें से फिर एमएलसी चूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो हमने एमएलए को डायरेक्ट वोट दिया था, जनता ने वोट दी थी। अब जनता यहाँ पे वोट नहीं देती एमएलसी को, क्योंकि डायरेक्ट वी हैव ऑलरेडी चूजन एमएलए, एंड फ्रॉम एमएलए द एमएलसी विल बी चूजन। तो उसी तरह से एमएलए से ही एमएलसी चूज़ की जाएगी, तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट हो जाता है। तो जहाँ पे इनडायरेक्ट हो जाता है, जहाँ पे जनता कंट्रोल नहीं कर रही है, तो वो कहाँ से पावरफुल होगा? तो पावरफुल कौन हो जाएगा? जिसको जनता कंट्रोल कर रही है, जिसको उसने वोट दिया था, क्योंकि नेक्स्ट अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलती है, जैसे इंसेंटिव हो गए, वापस वो रीइलेक्ट हो जाएगा। और अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो जनता उसे वोट नहीं देगी, वोट नहीं देगी तो ही विल बी आउट फ्रॉम दैट
वो अपने इस कंपटीशन से आउट हो जाएगा, तो मतलब उसको पनिशमेंट भी मिल गया। लेकिन काउंसिल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता काउंसिल्स के अंदर? क्योंकि यहाँ पे जनता वोट नहीं देती, ये इनडायरेक्टली होता है। Now it consists of the member of elected by MLA of the respective states, member of local bodies, graduate and teachers of secondary schools। तो यहाँ पर MLA तो है, साथ साथ MLA के अलावा भी और होते हैं काउंसिल्स के अंदर। तो कौन होते हैं? लोकल बॉडीज़, मतलब मान लो पंचायत से कोई है, पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इससे ज़िला परिषद होती है। उनमें से जो ज़िला परिषद है उसमें से कुछ ना कुछ बॉडीज़ जो है वो काउंसिल्स के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो ज़िला परिषद को भी मोस्टली जो है पंचायत की इलेक्शन होती है, तो वहाँ लोग वोट देते हैं उनको। तो वही लोग जिसको ऑलरेडी लोगों ने वोट दिया था वही इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे आपस में। फिर यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के साथ साथ ग्रेजुएट होती है, और सेकेंडरी स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं उन्हें भी मिलती है एज अ चांसेस टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। तो सम ऑफ द मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं बाय द गवर्नर्स। गवर्नर्स जो है कुछ को तो वोटिंग के थ्रू हो गया, कुछ गवर्नर्स अपने आप में नॉमिनेट करते हैं ताकि उनको जो भी एक्सपीरियंस पर्सन्स चाहिए, स्पेशल नॉलेज जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आर्ट से, साइंस से, लिटरेचर से, सोशल सर्विस से, तो अलग अलग कोऑपरेटिव मूवमेंट्स वाले कोई भी फील्ड से, स्पोर्ट्स से, तो ये गवर्नर जो है जैसे चूज़ करते हैं। तो सब मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किया जाता है, गवर्नर उसको नॉमिनेट करते हैं। किस में करते हैं? अपर हाउस में। दैट इज अपर हाउस मतलब काउंसिल, ठीक है, काउंसिल। तो कौन सी काउंसिल है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें कुछ मेंबर्स गवर्नर्स को नॉमिनेट करते हैं, उसकी इलेक्शंस नहीं होती है ना। टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल्स, अगर आप काउंसिल्स के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर द सेम एज दैट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्सेप्ट दैट द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 30 years ऑफ एज। तो हमने जो पढ़ा था क्वालिफिकेशन चाहिए मेंबर्स के लिए टू बी अ मेंबर ऑफ MLA, वही यहाँ पर भी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ चेंज है इसके अंदर एज पहले था MLA में 25 था, यहाँ पे कितना हो गया? 30 हो गया। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, दैट इज़ ही विल बी इंडियन सिटीजनशिप, वो इंडियन सिटीजनशिप हो, फिर वो कोई ऑफिस में परमानेंट जॉब नहीं करते हों, अगर करते हो तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, वो बैंकक्रफ्ट ना हो, ये सारा क्वालिफिकेशन सेम है। सिर्फ इसमें ईयर जो है 25 से 30 years हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ऑफिस मतलब अपर हाउस को कंट्रोल कौन करता है? हु इज टेकिंग केयर ऑफ? द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर चेयर्ड बाय द चेयरमैन। तो जो चेक करते हैं, जो देख करते कंट्रोल करते हैं, वो करते हैं चेयरमैन। और इन हिज एब्सेंस, अगर चेयरमैन जो है एब्सेंट है, अगर वो एब्सेंट है, ठीक है, अगर वो एब्सेंट है तो फिर कौन देखेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। जैसे वहाँ पे स्पीकर थे और डिप्यूटी स्पीकर थे, तो यहाँ पे क्या होना जाएगा? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। बोथ द ऑफिसर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द काउंसिल्स अमंग देमसेल्फ। तो ये भी दोनों ही ऑफिसर्स जो है, डेप्यूटी हो एंड चेयरमैन हो, दोनों ही काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो है उन्हीं में से दो को चूज़ किया जाता है, उनको अलग पोस्ट दिया जाता है एज अ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। ये भी इलेक्शन होती है इनके बीच में कि हु विल बी गोइंग टू बी, तो इसमें से आपस में वो वोटिंग करते हैं कि कौन खड़ा होना चाहता है इस चुनाव के लिए। पावर्स एंड फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस में देखते हैं द लेजिस्लेटिव काउंसिल सजेस्ट, तो काउंसिल क्या सजेस्ट करते हैं? अमेंडमेंट जो भी होती, चेंजेस होती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, रूल्स के अंदर, तो द प्रपोजल्स लॉ और बिल इंट्रोड्यूस बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी लोअर हाउस में, असेंबली के अंदर मतलब लोअर हाउस हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो होती है अमेंडमेंट प्रपोजल होता है या फिर कोई रूल्स लॉ पास होनी होती है, बिल्स पास करनी होती है, तो अगर लोअर हाउस से अगर पास हो जाता है, लोअर हाउस से फिर कहाँ जाएंगे? वो अपर हाउस में, मतलब लोकसभा से राज्यसभा वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे लोकसभा नहीं बोलते हैं, यहाँ पे असेंबली कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपर हाउस में लेजिस्लेटिव
काउंसिल्स। तो इसी तरह से अमेंडमेंट प्रपोजल होती है तो दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लोअर हाउस में अगर होता है तो वापस वो लोअर हाउस से कहाँ जाएगा, वापस वही चीज़ होगी कि लोअर हाउस ने पास कर दिया तो अब वो अपर हाउस में जाएंगे पास आउट होने के लिए कि वहाँ के लोअर हाउस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपर हाउस को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपनी वो मैटर जो है डिस्कस करेंगे, वहाँ पे डिबेट होगा। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं उनके अंदर। इट कैन ऑल्सो इनिशिएट डिस्कशन ऑन वेरियस मैटर्स, उसके ऊपर वो डिस्कस कर सकते, कोई भी मैटर्स हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिनिस्टर से रिगार्डिंग देयर पॉलिसीज़ कि उन्होंने ये पॉलिसीज़ क्यों बनाई हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। इस तरह से वो कंट्रोल करते हैं थोड़ा ना। स्ट्रेंथ एंड टर्म्स, ये कितने, इनके पास कितनी सीट्स हैं और इनका टर्म्स कितना होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इज़ 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो असेंबली जो है हमने आगे पढ़ा कि 500 और 60, नॉट मोर देन 500, नॉट लेस देन 60। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, उसका 1/3, तो 1/3 होगा काउंसिल का, तो 1/3 ऑफ असेंबली। तो असेंबली में जितने होंगे उसका 1/3 हो जाएगा काउंसिल्स के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि असेंबली में कितने हैं, उसी का 1/3 हो जाएगा। और ये परमानेंट हाउस है, इस हाउस को कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इसमें डिसॉल्व करने की पावर नहीं है, क्योंकि जनता इसको कंट्रोल नहीं करती है। जनता किसको कंट्रोल करती है, लोअर हाउस को, असेंबली को कंट्रोल करती है, काउंसिल्स को नहीं करती है। इसीलिए परमानेंट है, फिक्स्ड है। और इसमें क्या है कि ये जो है हाउस जो मेंबर्स हैं ये हमेशा ये 6 ईयर्स के लिए, जो लोअर हाउस तो हो गया 5 ईयर्स के लिए, अपर हाउस 6 ईयर्स के लिए होती है, ठीक है, 6 ईयर्स के लिए होती है इसकी। लेकिन इसमें जो है मेंबर्स जो होते हैं 1/3 मेंबर जो है एवरी 2 ईयर्स रिटायर्ड होते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर जितने होंगे काउंसिल्स के अंदर वो 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। और उसके बाद उनका जो वैकेंट हो जाता है और उनकी पोस्ट, तो उसके लिए वापस फिल की जाती है। तो एवरी सेकेंड ईयर जितना भी है उसके 1/3 रिटायर्ड होते हैं और न्यू मेंबर्स उसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एग्जीक्यूटिव से। तो इसे आप अच्छे से वीडियोस को देखें और वीडियोस को देखने के बाद जब आपको लगे कि आपको समझ में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है, तो एक बार आप बुक्स को भी रीड आउट कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो देखें, उसके बाद फिर आप उसको रीड आउट भी ज़रूर करें चैप्टर्स को। थैंक यू।